ओके। अच्छा, क्यूएसओ का जो आपने ओवरव्यू लिया, क्या आपने इसको देखा, किस तरह से कोई आर्टिकल देखा या ओवरव्यू आपने लिया, तो क्या मतलब आपको इसकी समझ आई है? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इसको। सर इसका जो पहला चैप्टर है वो इसकी तीन चार मेन डेफिनेशन है। एक तो सर डॉक्यूमेंट्स की हो गई, सर कोर्ट हो गया। उसके अलावा सर और अपना ओरल एविडेंस हो गया सर। इसके बाद ठीक है। सर दूसरा तीसरा सर इसका मेन चैप्टर जो शुरू होता है, दूसरा सर सॉरी हाँ जी। विटनेस सर। उसके सर चार एक एक चौथा है सर, उसकी थोड़ी सी समझ नहीं आई सर, जज एंड मजिस्ट्रेट सर वाला। ये ठीक है। आर्टिकल 4 है सर, मतलब इसका विटनेस का ना सर। ठीक है। उसके अलावा मतलब बाकी इसका भी तकरीबन सारा ओवरव्यू लिया है सर। सही इसके है। अलावा सर मतलब 16 थोड़ा सा मतलब आर्टिकल मुश्किल कर रहा था सर। उसके अलावा ठीक सर है। और भी सर तकरीबन 20 तक देखे हैं सर। अच्छा, 20 देखे हैं आपने? सही है, 20 ही मैंने कहे थे पढ़ने के लिए ना। जी सर 20 तक देखे हैं, बाकी आपने सर बताया था 20 तक देख लें। उसके अलावा तो जिस तरह आप पढ़ाएंगे मजीद भी इंशाल्लाह देख सकते। चलिए, कोई इशू नहीं है, हम इसको इंशाल्लाह ताला भी शुरू कर लेते हैं। और क्यूएसओ की आप जो है बुक निकाल लें फिर क्यूएसओ की, ताकि हम लोग इसको शुरू कर सकें। अच्छा जी, क्यूएसओ इस हवाले से भी अहम है कि एक तो चाहे सिविल ट्रायल्स हैं, चाहे क्रिमिनल ट्रायल है, उसके अंदर ये क्यूएसओ वाहिद एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक वाइटल प्ले जो है, ये अपना वाइटल रोल जो है वो प्ले करता है। इसके अंदर सबसे अहम जो चीज है वो ये है कि अभी हम इसके अंदर अगर लॉग एड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चंद एक अहम अहम ही जो आर्टिकल्स हैं वो पूछे जाते हैं, और चंद अहम ही इसकी जो इलस्ट्रेशंस हैं वो देखी जाती हैं, अगर आपने पास्ट पेपर देखे हो तो। लेकिन अगर आप इसको एज अ पॉइंट ऑफ व्यू से लें प्रैक्टिस की, तब तो ये इंतहाई अहम है। हर चीज, चाहे आपका सिविल ट्रायल है या क्रिमिनल ट्रायल है, सारी की सारी जो चीजें हैं, कंक्लूजन जो है वो एंड पे आके जिस चीज ने रिजल्ट देना है वो आके आपकी शहादत ने देना है। ठीक हो गया? क्यूएसओ से रिलेटेड जो चीज है उसी ने ही आपके केस का फैसला करना है। अब आप अक्सर देखते होंगे कि बंदा मर्डर भी हो जाता है, ठीक हो गया, पता भी होता है कि बंदा बंदा मर्डर हुआ है, और अहले इलाका को या शहर वालों को या बाकी लोगों को पता भी होता है कि इस बंदे ने ये मर्डर किया है, लेकिन फिर भी बाज औकात, अक्सर, कहना हर्ज नहीं होगा कि अक्सर ही ऐसे बंदे छूट आते हैं, बरी हो जाते हैं। उसकी वजह है, एक तो नाकिस तफ्तीश तो होती ही होती है, लेकिन दूसरी तरफ शहादत का सच उस मानों में ना होना है जो रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया जी? तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जी इसकी, इनको हम देखेंगे इंशाल्लाह। क्यूएसओ का लॉग एड के हवाले से अगर हम देखें तो वो इस तरह से अहम है कि 20 नंबर के एमसीक्यूज जो हैं वो इसमें से पूछे जाते हैं, और 20 नंबर आपको पास या फेल करने के लिए काफी नंबर आपके लिए हैं। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, इसकी सबसे पहले है कमेंसमेंट। ठीक हो गया जी, वो आप लोगों ने देख ली होगी, आर्टिकल 1, इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, इसकी कमेंसमेंट क्या है। ठीक हो गया जी? उसके बाद ये ऑल ओवर द जो पाकिस्तान है, ये तमाम पाकिस्तान के अंदर इसकी इनेक्टमेंट जो है वो है। लेकिन ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं, उसके अलावा ये आर्बिट्रेटर्स के जो हैं, वहाँ पे इसके एज सच एप्लीकेशन ये एप्लीकेबल नहीं है। आर्बिट्रेशन की जो कोर्स हैं या आर्बिट्रेटर्स के सामने आप क्यूएसओ को अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा, ठीक हो गया जी, कोर्ट मार्शल है, कोई भी ट्रिब्यूनल जो है, इसके अलावा कोई अथॉरिटी ऐसी मतलब आपके पास आ जाती है। ठीक हो गया? कोई जुडिशल या कोजाई जुडिशल कोई ऐसी अथॉरिटी जो काम कर रही है, उन सब के ऊपर ये एप्लीकेबल है, मां सिवाय ये आर्बिट्रेटर्स के। ठीक हो गया जी? उसके बाद यहाँ पे को आर्टिकल 1 के अंदर मजीद कोई चीज ऐसी नहीं है। आर्टिकल 2 के अंदर, अच्छा, ये जो आर्बिट्रेटर्स के सामने ये एप्लीकेबल नहीं है, ये एमसीक्यूज पूछा जाता है, ये एमसीक्यू बना के पूछा जाता है क्यूएसओ के अंदर, तो वो आप लोगों ने इसको ये जरा सा याद करना है।
ठीक हो गया जी। उसके बाद है आपका आर्टिकल 2 इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे जो है, इन दिस ऑर्डर अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट। कोर्ट की यहाँ पे डेफिनेशन आ रही है कि कोर्ट से मुराद वो तमाम जजेस और मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्संस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेटर्स जो हैं वो जजेस की डेफिनेशन में नहीं आते, ना ही केवसो का तलाक आर्बिट्रेटर्स के पे होता है। लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। आर्बिट्रेटर्स के अलावा वो तमाम मैजिस्ट्रेट और ऐसे पर्संस जिनको एविडेंस को सॉरी सर, आपकी बात रोक रहा हूँ सर। ये आर्बिट्रेटर सर, ये क्या चीज होती है सर? इसकी थोड़ी ये आर्बिट्रेटर्स कुछ इस तरह से होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको और मेरा झगड़ा है, ठीक है, एक बंदा आ जाता है, वो कहता है जी मैं आपकी सुलह करवाता हूँ, आ जाएं। आपकी बात भी सुनता है, मेरी बात भी सुनता है, ठीक हो गया जी। इस तरह की ये आर्बिट्रेशन होती है, ठीक है, इस तरह से लोग आर्बिट्रेटर। अब इंटरनेशनली आर्बिट्रेशन की कोर्ट्स हैं, ठीक है, एक लंदन के अंदर है जो कि आपके माहदे जितने होते हैं वर्ल्ड आपके कंपनीज के साथ, अगर आप उनको फुलफिल नहीं करते तो ऐसी सूरत में वो कंपनी आर्बिट्रेशन कोर्ट्स के साथ जो करती हैं, वो फिर आपको बुलाते हैं, उनको बुलाते हैं। कुछ इस तरह के ये होते हैं आर्बिट्रेटर्स। तो आपके इर्द गिर्द भी ये लोग होते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट करता हूँ। ये कोई भी मेरा और आपका झगड़ा है, यहाँ पे थर्ड पर्सन कहता है जी कि आप मेरे पास आ जाए, मैं आपको देख लेता हूँ कि आप लोगों का क्या इशू है, वो ये है। तो आर्बिट्रेटर्स के सामने जो है ऐसा हमारा, जैसे आप सालिस वर्ड आपने सुना होगा, अदालतें भी सालिस मुकर्रर कर देती हैं, ऐसे ही है सिविल के अंदर मामलात हल नहीं, जी। तो सालिस। जी सर बिल्कुल। हाँ उसका सालसी होते, सालसी अवार्ड जिसे हम कहते हैं हाँ जी, सर, हाँ जी, बिल्कुल। अक्सर होता हो जाएगी। हाँ जी, तो वहां पे क्यूएसओ ऐसा एप्लीकेबल नहीं है, ठीक हो गया। तो वो क्यूएसओ के को कलेक्ट नहीं कर लेते ना आपसे, छापते तो वो नहीं जी करवाते। सर। जी सर, उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर फिर फैसला जो होता है वही उसको चैलेंज नहीं होता सर, उसका फैसला। हाँ जी, हाँ जी। तो वो ऐसे आपकी एविडेंस, आपके जो मतलब जो आपके गवाहान हैं उनकी शहादत तो वो रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए कि वैसे उन पे एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे कोर्ट की डेफिनेशन दे दी, उसके बाद डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है। ये आप लोगों ने सीआरपीसी के अंदर भी पढ़ी है, पीपीसी के अंदर भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है कि कोई भी ऐसा, हर उस चीज को जिसके ऊपर कोई भी लेटर है, फिगर है, मार्क्स हैं, ठीक हो गया जी, वो कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज है, ऐसी हर एक चीज को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन है, ए राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट्स, ठीक हो गया जी। ए मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। ये जो इलस्ट्रेशन है ये आप लोगों ने देखनी है, ये सवाल आता है कि क्या मैप या प्लान जो है ये डॉक्यूमेंट है या नहीं, ठीक है। एंड इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट। अब कुंद की हुई होती हैं चीजें स्टोन्स के ऊपर, पुराने जमाने में पत्थरों के ऊपर कुंद कर दी जाती थी चीजें, या मेटल प्लेट्स के ऊपर अगर कोई चीज लिखी जाती है तो क्या वो डॉक्यूमेंट के जुमरे में आती है? हाँ जी, वो डॉक्यूमेंट के जुमरे में आ रही है। उसके बाद जो है बस यही है। उसके बाद सी है इसका, एविडेंस इंक्लूड्स। एविडेंस से क्या मुराद है? ऑल स्टेटमेंट्स व्हिच द कोर्ट परमिट और रिक्वायर्स टू बी मेड बाय विटनेसेस। एविडेंस से मुराद वो तमाम स्टेटमेंट्स हैं जो कि कोर्ट विटनेसेस से रिक्वायर करती है, ठीक हो गया। इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, जब वो कोर्ट इंक्वायरी कर रही है कि कौन हक पे है, कौन सच है, कौन झूठ है, ऐसी सूरत में कोर्ट जिससे चाहती है उससे जो विटनेसेस से जब वो इस चीज की मतलब लेते हैं, तो ये जो विटनेसेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो एविडेंस है। अच्छा जी, उसके बाद सच स्टेटमेंट्स और कॉल्ड ओरल एविडेंस। अब ये जो जुबानी शहादत आप इनको बोलते हैं, जो भी एविडेंस, गवाही, जो भी बंदा जाके गवाह अगर कोई गवाही दे रहा है, जुबानी गवाही है, तो डेफिनेटली उसको हम जुबानी गवाही ही कहेंगे, ओरल एविडेंस। अच्छा, दो तरह की एविडेंसेस दी जाती हैं कोर्ट के अंदर, एक ओरल एविडेंस होती है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है। कोर्ट दो किस्म की एविडेंसेस कलेक्ट करती है, ठीक हो गया जी। अब जो गवाहान हमारी जाके गवाही देते हैं वो ओरल एविडेंस होती है, और जो बाद में हम अपने उस ओरल एविडेंस को मजबूत करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबूत के तौर पे पेश करते हैं, जो कोई डीड है, कोई कागज है, कोई स्टाम्प पेपर है, कोई भी चीज हमारे पास है, तो ऐसी सूरत में वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है। समझ आ गई है? जी सर समझ आ। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास फैक्ट इंक्लूड्स
फैक्ट्स में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। फैक्ट से मुराद ऐसी चीजें हैं, कुछ स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है इसके अंदर, स्टेट ऑफ थिंग्स हैं, ठीक हो गया जी, या रिलेशन है उन चीजों के साथ आपका जो कि सेंस जो है उसको परसीव कर सके, या एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, या किसी भी मेंटल कंडीशन को जो आप जो है उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, आप उसको महसूस कर रहे हैं, या आपके ऊपर गुजर रही है वो चीज, वो भी फैक्ट के जुमरे में आएगी। इलस्ट्रेशंस हैं जिसकी आपने, मैं एक आध पढ़ूंगा, आपने बाकी सारी देख लेनी है। दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट, ठीक हो गया जी। दैट अ मैन हियर्ड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट, ये भी फैक्ट हो गया। दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स इज अ फैक्ट, ये सारी आप लोगों ने पढ़ लेनी है। फैक्ट यही है आपकी, कोई भी चीज आप सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई भी किसी मखसूस जगह के ऊपर आपने कुछ देखा, कोई चीज अरेंज की, कोई चीज आपने देखी, ऐसी तमाम चीजें फैक्ट के जुमरे में ही आती हैं। इवन के आपकी जो रेपुटेशन है वो भी फैक्ट के जुमरे में आती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, इसकी आपने नीचे इलस्ट्रेशन जो हैं वो देख लेनी है। explanation से नीचे, A is accused of the murder of B. At his trial, the following facts may be an issue: that A caused B's death, that A had intended to cause B's death, that A had received grave sudden provocation from B, and that A, at the time of doing the act which caused B's death, was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing its nature. ओके, अच्छा ये हैं 6 7 8 9, ठीक हो गया। ये सारी इलस्ट्रेशंस जितनी भी हैं ये आप सब ने इन सब चीजों को देख लेना है। अच्छा जी, आर्टिकल 3 नेक्स्ट हमारे पास, आर्टिकल 3 निकाल लें। हु में टेस्टिफाई। अच्छा ये आर्टिकल 3 हमें बताता है कि कौन कौन टेस्टिफाई कर सकता है और कौन कौन टेस्टिफाई नहीं कर सकता, कौन कौन गवाही दे सकता है और कौन कौन गवाही नहीं दे सकता। बड़ी सिंपल सी चीज है। हु में टेस्टिफाई, all persons shall be competent to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the question put to them। वो यहाँ पे कह रहा है जी आर्टिकल 3 कि तमाम के तमाम अफराद टेस्टिफाई करते हैं, चाहे वो कोई मेल है, चाहे वो कोई फीमेल है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, कोई भी है, ठीक हो गया जी। किसी भी चीज से कतई नजर, यहाँ पे कहा गया ऑल पर्संस, किसी भी एज के हो सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि वो जी मखसूस सिर्फ 18 साल से ज्यादा उम्र का और 60 साल से कम बंदा टेस्टिफाई कर सकता है, ऐसा नहीं। रिक्वायरमेंट आर्टिकल 3 की है वो है ऑल पर्सन, कोई भी शख्स, लेकिन यहाँ पे साथ प्रोविजंस दे दी गई हैं कि कौन सा बंदा साथ में नहीं दे सकता। ऐसा बंदा नहीं दे सकता जिससे आप सवाल करें और वो सवाल को समझ ना पाए, सबसे पहला, ठीक हो गया जी। तमाम पर्सन दे सकते हैं मां सिवाय उस बंदे के जो बंदा सवाल ना समझ पाए। आप एक ऐसी एज के अंदर हैं जिसके अंदर आपसे जब सवाल किया जाता है तो आप अपने सेंसेस में नहीं है, आपको अपने उस क्वेश्चन की समझ नहीं आती है, ऐसी सूरत में भी आप टेस्टिफाई नहीं कर सकते। और फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर्स टू दूस क्वेश्चन, या आप उन क्वेश्चंस के रैशनल आंसर्स नहीं दे सकते जो सवाल आपको किए जा रहे हैं। एक तो आपको सवालों की समझ नहीं आ रही, दूसरा आप उन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे। बट टेंडर ईयर्स, आपकी एज बहुत ज्यादा है, ठीक हो गया जी। एक्सट्रीम ओल्ड एज है, डिजीज है, वट एवर, वेदर ऑफ बॉडी और माइंड और एनी अदर कॉज ऑफ द सेम काइंड, ठीक हो गया जी। आपकी को बॉडी के अंदर मसला है, आपके को माइंड के अंदर मसला है, आप एक्सट्रीम ओल्ड एज हैं, आप टेंडर ईयर्स के अंदर हैं, आपको सवाल जब किया जाता है आपको सवाल की समझ नहीं आती, आप उसका जवाब नहीं दे पाते, तो ऐसी सूरत में भी आप टेस्टिफाई नहीं कर सकते। यहाँ तक बात की समझ आ गई? जी सर, आगे ओके, दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो दूसरी बात आ रही है कि एक ऐसा कोर्ट ने कन्विक्ट किया हो परजरी के अंदर, उसने कोई फॉल्स एविडेंस प्रोवाइड की कोर्ट के अंदर, कोई गलत जो है बयानी की कोर्ट के अंदर, कोई गलत एविडेंस प्रोवाइड किया कोर्ट के अंदर और कोर्ट ने परजरी की सजा दे दी, ठीक हो गया जी। तो ऐसी सूरत में आप हमेशा के लिए कोर्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। उसके बाद आप किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी केस के अंदर कहीं पे भी टेस्टिफाई किसी भी चीज को नहीं कर सकते। और ऐसा ही हुआ था मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के साथ। उनको जो सजा मिली वो साथ में 2 साल की परजरी की भी मिली थी। वो कैलिबरी फॉन्ट का मसला आया था, वो ये था कि 2007 के अंदर एक फॉन्ट आ रहा है
और उन्होंने उसके अंदर एक फेक डॉक्यूमेंट तैयार करवाया और उसकी डेट उन्होंने लिखी 2006। ठीक हो गया। अब यहीं से यही वकालत है। अब जो वकील साहब थे उन्होंने नुक्ता उठाया कि ये जिस फॉन्ट के अंदर लिखा गया है, ये जो डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ रहा है, ये कैलिबरी फॉन्ट के अंदर लिखा गया और इसका इस्तेमाल 2007 में शुरू हुआ कमर्शियल पर्पस पे। तो 2006 में ये डॉक्यूमेंट कैसे तैयार हो सकता है? वहां से फिर वो झूठा निकला और इनको एडिशनल सजा 2 साल की इस चीज पे भी दी गई थी। तो लिहाजा वो आने वाले सालों में कहीं पे भी कोर्ट के अंदर किसी चीज को टेस्टिफाई नहीं कर सकती। यहाँ तक समझ आ गई है जी? जी सर, समझ आ गई। Okay, the next step provided further that the provisions of the first provision shall not apply to a person about whom the court is satisfied that he has repented thereafter and mended his ways. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर चाहे ओल्ड एज है, चाहे एक्सट्रीम ओल्ड एज के अंदर है बंदा, आप जितना मर्जी रोल डाल लें, अदालत अगर मुतमईन है कि यार इस बंदे से जो सवाल किया जाता है ठीक सुनता है और ठीक से जवाब देता है, तो ऐसी सूरत में वो टेस्टिफाई करेगा कोर्ट के अंदर। ठीक हो गया जी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट शैल डिटरमाइन द कंपिटेंस ऑफ विटनेस इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्ना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोर्ट डिटरमाइन करेगी कि कौन सा विटनेस कॉम्पिटेंट है गवाही देने के और कौन सा नहीं है। क्या वो क्वालिफिकेशंस जो कुरान और सुन्ना के अंदर दी गई है उसको पूरा उतरता है और या नहीं उतरता। एंड वेयर सच विटनेस इज नॉट फोर्थ कमिंग द कोर्ट में टेक द एविडेंस ऑफ विटनेस हु मे बी अवेलेबल। और अगर जो गवाह आप पेश कर रहे हैं अगर वो इन चीजों पर पूरा नहीं उतरते, तो जो बंदा पूरा उतरता है, जो भी लोग अवेलेबल हैं उनमें से कोर्ट उस पे से गवाही लेगी। एक्सप्लेनेशन है, a lunatic is not incompetent to testify unless he is prevented by his lunacy from understanding the question put to him and giving answers to them। अच्छा, जब ल्यूनेटिक्स दो किस्म के होते हैं, दो किस्म के पागल आप देखते हैं। एक वो पागल होते हैं जो कि हर टाइम ही पागलपन के अंदर रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको मखसूस औकात में दौरा पड़ता है। ठीक हो गया जी। अब ल्यूनेटिक है वो तो गवाही नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा ल्यूनेटिक जो किसी किसी वक्त जिस पे पागलपन का दौरा पड़ता है, जब वो जुर्म हुआ वो तब उसमें पागलपन का दौरा नहीं था। जब वो गवाही देने जाएगा तो कोर्ट उसकी गवाही जो है उस वक्त, अगर वो क्वेश्चंस को समझ रहा है, उनके सही से जवाब दे पा रहा है, उस वक्त उस कंडीशन में नहीं है, तो कोर्ट उसकी गवाही एक्सेप्ट करेगी। ठीक हो गया जी? समझ आ गई? जी सर। जी सर। ओके, अब यहाँ पे ये कंसेप्ट आप लोगों ने क्लियर रखना है अपना, कि एक तो ल्यूनेटिक है सिंपल, वो तो उड़ गया, लेकिन अगर वो दूसरा ल्यूनेटिक जो मखसूस औकात में उस कंडीशन के अंदर जाता है, उसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल वो कोर्ट के अंदर पेश हुआ और उस वक्त वो उस कंडीशन के अंदर है, उस पर पागलपन का दौरा है, तब तो डेफिनेटली कोर्ट उससे एविडेंस नहीं लेगी। लेकिन जैसे ही वो ठीक होगा तो कोर्ट उसका बयान जो है रिकॉर्ड करेगी। ठीक है जी? ओके, नेक्स्ट चलें जी हम तो आर्टिकल 4, जजेस एंड मैजिस्ट्रेट। No judge or magistrate shall, except upon the special order of some court to which he is subordinate, be compelled to answer any question as to his own conduct in court as judge or magistrate, or as to anything which came to his knowledge in court as judge or magistrate, but he may be examined as to other matters which occurred in his presence which he was so एक्टिंग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जजेस या मैजिस्ट्रेट्स का जो भी एक्ट है, ठीक है, आप उसको कॉल इन क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं वो स्पेशल ऑर्डर के जरिए से किसी भी अदालत से उनके किसी भी किए गए एक्ट का, ठीक है, उनसे जवाब, उनके किसी भी कंडक्ट का उनसे जवाब ले सकती हैं। इलस्ट्रेशन देख लें। ए, मिस्टर ए ऑन हिज ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, ए का ट्रायल चल रहा है कोर्ट ऑफ सेशन के सामने, सेज दैट अ डेपोजिशन वाज इम्प्रॉपरली टेकन बाय बी। उसने कहा जी ये जो डेपोजिशन आप लोगों ने बी से ली है, इम्प्रॉपरली आपने उससे ली है। द मैजिस्ट्रेट जो है, बी कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर सच क्वेश्चन एज टू दिस। बी जो है वो मैजिस्ट्रेट है, उसने इल्जाम लगाया कि ये जो डेपोजिशन है ये गलत तरीके से हुई है, इम्प्रॉपरली हुई है। बी जो है वो उसके इस जवाब को, उसके इस सवाल जो उसने इल्जाम लगाया उसका जवाब देने का पाबंद नहीं। ठीक है, एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सुपीरियर कोर्ट, जब तक स्पेशल ऑर्डर कोर्ट की जानिब से
सुपीरियर जो कोर्ट है उसकी जानिब से ना आ जाए कि आप इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दें कि ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है। समझ आ गई जी यहाँ तक? जी सर, अब समझ आ गया। ओके जी, बी और सी आप लोगों ने खुद देख लेनी है, टाइम शॉर्ट होता है हमारे पास। आर्टिकल 5 है जी नेक्स्ट हमारे पास, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। आर्टिकल 5 सिंपली यहाँ पे ये बताता है कि मियाँ और बीवी को कंपेल नहीं किया जा सकता कि जो भी उनकी ड्यूरिंग मैरिज जो भी बातचीत हुई है वो कोर्ट के अंदर या किसी भी फोरम पे डिस्क्लोज करें। ठीक हो गया जी। यानी कि मियाँ बीवी के दरमियान होने वाली बात को कोई कोर्ट जो है वो फोर्स नहीं कर सकती कि बात को किसी भी सूरत में खोल दिया जाए। किसी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग की सूरत में बात को डिस्क्लोज जो है वो एज सच अगर वो करना चाहें ऐसी सूरत में डिस्क्लोज किया जा सकता है। मजीद उसको देखते हैं, हम पढ़ते हैं, नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज by any person to whom he is or has been married, nor shall he be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consent, except in suits between married persons or proceeding in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी सूरत में उनके माबैन की जाने वाली बात को नहीं खोला जा सकता मासिवा जब तक कि वो खुद डिस्क्लोज ना करना चाहें, या फिर अगर उनके आपस में ही कोई इख्तलाफ हो के और उनके आपस में ही कोई क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो ऐसी सूरत में वो एक दूसरे की बात जो है खोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी किसी और जगह पे किसी और केस में कहीं और उनको कंपेल नहीं कर सकती कि आपको ये मजबूर किया जाता है कि आप जो भी आपकी बातचीत हुई है वो कॉन्फिडेंशियल चीजें जो हैं वो आप हमें बताएं। समझ आ गई है? सर आगे समझ। ओके जी। आर्टिकल 6, एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। अच्छा जी, स्टेट के कुछ मामलात होते हैं। ठीक हो गया जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं आप एज सच स्टेट के जो अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड जितनी अनपब्लिश्ड और ऑफिशियल चीजें हैं। अब दो तरह की चीजें होती हैं, दो तरह के रिकॉर्ड होते हैं ऑफिशियल। एक पब्लिश्ड रिकॉर्ड होते हैं, एक अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड होते हैं। पब्लिश्ड रिकॉर्ड जो है वो आपके सामने आते हैं, अनपब्लिश्ड खुफिया होते हैं। तो किसी भी सूरत में अनपब्लिश्ड जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, कोई भी कोर्ट कहीं पे कोई भी शख्स जो है स्टेट को ये मतलब कि स्टेट अफेयर से रिलेटेड ये जो जितनी चीजें हैं उनको कंपेल नहीं किया जा सकता ऑफिसर्स को कि वो इनको डिस्क्लोज करें। लेकिन यहाँ पे प्रोविजन है, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न। लेकिन अगर जो उस कंसर्न डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, जिस महकमे की बात हो रही है, अगर उस कंसर्न महकमे का जो हेड है वो अगर इजाजत दे दे अपने सब ऑर्डिनेट को कि ठीक है अगर कोर्ट रिक्वायर कर रही है तो आप इसको डिस्क्लोज कर दें, तो ऐसी सूरत में उसे डिस्क्लोज किया जा सकता है। समझ आ गई जी सबको? जी सर। अमजद मरवत आपको, यस सर। राहिला रशीद आपको, यासिर सरवर, सायरा शाह। आर्टिकल 7 नेक्स्ट है हमारे पास, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी सर, ये असल में मैंने पहले से रीड कर लिए थे तो ये क्लियर है मुझे आर्टिकल्स ना। ओके ठीक है। वो आर्बिट्रेटर जो था वो मैंने पूछना था, वो भाई ने वो जो थे उन्होंने पूछ लिया था। सर ये वकील होते हैं आर्बिट्रेटर या नहीं नहीं, ये कुछ और है? आर्बिट्रेटर वकील नहीं होते, ये कोई भी, अब आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि सालिस मुकर्रर कर देती हैं अदालतें। उसके अलावा आप लोग खुद से भी अपना सालिस मुकर्रर कर लेते हैं, आपका कोई मसला है। उसके बाद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी आर्बिट्रेटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो डिपार्टमेंट्स के माबैन किसी चीज का झगड़ा है तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट की तरफ से आर्बिट्रेटर्स होते हैं, वो आपस में जो बातचीत सुन के। अब पीछे ये जो केपी है इसके अंदर 2013 के बाद थानों के अंदर आर्बिट्रेटर्स तैनात किए गए थे। जो लोकल लोकल इनहेबिटेंट्स थे, वहाँ के जो लोग हैं जो मौजिज थे, उनको लगाया जाता था। अगर कोई मतलब किसी के साथ जाती हुई है वो एफआईआर के लिए आता था तो पहले वो उनकी कोशिश होती थी आर्बिट्रेटर की कि ठीक है जी उन दोनों की बात सुन के जिसका कसूर है उसका कसूर निकाल के उनकी सुलह करवा दी जाती थी। ऐसी चीजें आर्बिट्रेटर्स की, तो उन पे क्वेसो अप्लाई ऐसा नहीं होता।
सर आजकल भी आर्बिट्रेटर्स होते हैं? हाँ जी होते हैं बिल्कुल जी। ये जिस तरह सर कबायली इलाकों में जरगा सिस्टम होता है, और हमारे यहाँ तो सर सियासतदान ही आजकल सुलह करवा देते हैं, जिस तरह हाँ मोहल्ले जी की बात हो या हाँ जी शहर हाँ की जी बात हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहां पे देखें ना, अगर अब देखें गवाही वो भी लेते हैं। अब आपको और मेरा है तो आपसे पूछेंगे हाँ भी रिजवान आप बताएं क्या मामला है। ठीक है जी, अच्छा फिर मैं कहूंगा जी मेरा ये मामला है। फिर वो कहेंगे जी अच्छा आपकी बात है तो आपको कोई गवाह है। मैं कहूंगा जी कि फलां बंदा मेरी गवाही देता है। ऐसे वो भी देखें, गवाही तो वो भी ले रहे हैं, एविडेंस तो वो भी ले रहे हैं ना। जो आर्बिट्रेटरी है सालिस हमारा बैठा हुआ है, लेकिन वो एज सच कोर्ट के जुमरे में नहीं आता। ठीक हो गया। तो एज सच वो जो है उस पे क्यूएसओ का जो इतलाक है वो नहीं होता। ओके। आर्टिकल 7, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। नो पब्लिक ऑफिसर shall be compelled to disclose communications made to him in official confidence when he considers that the public interest would suffer by the disclosure। अच्छा जी, ऑफिशियल कम्युनिकेशंस होती हैं ऑफिसर्स के माबैन में, आप उनको भी कंपेल नहीं कर सकते कि वो उनको डिस्क्लोज करें। और अगर उस ऑफिसर को लग रहा है कि अगर मैं कोई बात डिस्क्लोज करूंगा तो इससे पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उसको नुकसान पहुंच सकता है। आर्टिकल 8, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। ठीक हो गया जी। किसी भी मैजिस्ट्रेट से या किसी भी पुलिस ऑफिसर को आप कंपेल नहीं कर सकते कि ये जो ऑफेंस हुआ है जिसकी कमीशन की इंफॉर्मेशन जो है आपके पास आई है कि फलां जगह पे ये ऑफेंस हो गया है, तो आप हमें इसका सोर्स दें कि आपको कैसे पता चला कि ये ऑफेंस कमिट हुआ है। ठीक है जी। तो ऐसी सूरत में भी आप किसी भी मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को कंपेल नहीं कर सकते। अब पुलिस के बहुत सारे खबरी होते हैं, ठीक है, जो खबरें ला ला के देते हैं पुलिस वालों को, इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ऐसी सूरत में आप उनको, पुलिस ऑफिसर्स को आप जो है ये पुलिस वालों को कंपेल नहीं कर सकते कि ये खबर आपके पास कहाँ से आई। ठीक हो गया जी। इस हवाले से जो है वो आर्टिकल 8 उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये पब्लिक रेवेन्यू से रिलेटेड जो है कोई भी मामलात हैं, कोई बंदा इस तरह के मामलात है, आप बयाना नहीं दे रहा या बाकी मामलात हैं रेवेन्यू से रिलेटेड, तो ऐसी सूरत में, या रेवेन्यू पानी चोरी कहीं पे हो रही है उसकी आपको इतला आ गई है, मतलब उन ऑफिसर्स को या उन रेवेन्यू ऑफिसर्स को, तो आप उससे कोर्ट के अंदर बीइंग एन एडवोकेट नहीं पूछ सकते जी कि आपको कैसे पता चला था कि फलां बंदा वहां पे कत्ल करके बैठा हो। ठीक हो गया जी। तो ये जितनी चीजें हैं आप किसी भी मैजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर को कंपेल नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी, समझ आ गई है? जी सर। ओके। आर्टिकल 9, प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस। अब जी प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस भी होती हैं, जैसे कि आपका जो आप एडवोकेट हैं और आपका क्लाइंट है, आपके माबैन जो बात होती है वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के जुमरे में आती है। तो आप इस तरह किसी भी एडवोकेट को कंपेल नहीं कर सकते कि वो बात बताए जो उसके और उसके क्लाइंट के माबैन हुई है। नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड अनलेस विद हिज क्लाइंट्स एक्सप्रेस कंसेंट। जब तक कि उसका क्लाइंट उसको कंसेंट नहीं दे रहा वो कोई भी बात डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ठीक हो गया जी। टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच एडवोकेट बाय ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट और टू स्टेट द कंटेंट्स और कंडीशंस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। ओके। अच्छा जी, प्रोविजंस है, provided that nothing in this article shall protect from disclosure any communication made in furtherance of any legal purpose। अब यहाँ पे ये पहली प्रोविजन आ गई कि अगर आपके क्लाइंट ने कोई इलीगल एक्ट करने के हवाले से आपके साथ बात की है तो वो प्रोटेक्शन के ज़मरे में नहीं आ रही, वो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, वो आपसे पूछी जाए तो आपको बतानी पड़ेगी। ठीक हो गया। आपका क्लाइंट इलीगल एक्ट करने जा रहा है तो तब आर्टिकल 9 उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता, आपको ये मजबूर नहीं करता कि आप ये बात डिस्क्लोज ना करें। Number 2, any fact observed by any advocate in the course of his employment as such showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment, whether the attention of such advocate was or was not directed to such fact by or on behalf of his client, या फिर एडवोकेट को ऐसा लगे कि यार ये जो मेरा क्लाइंट है इसने वाकई इस बंदे का कत्ल किया है, उसे पता चल जाए, उसके पास कोई रिकॉर्ड आ जाए, कोई उसके पास कोई एविडेंस आ जाए, चाहे किसी भी ट्रायल के किसी भी हिस्से में, तो ऐसी सूरत में भी उसके ऊपर आर्टिकल 9 अप्लाई नहीं होता। एडवोकेट फिर बाउंड नहीं है कि वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, फिर वो डिस्क्लोज ऐसी चीज को कर सकता है। ठीक हो गया जी। इसकी इलस्ट्रेशन है, आपने ये पढ़ लेनी है, ये जरूरी है।
हर आर्टिकल के नीचे इलस्ट्रेशन है और ये इलस्ट्रेशन ही आती हैं, यही आपने पढ़नी है जी। ठीक हो गया? सर बी वाली पढ़ा दें। कौन सी? बी, इलस्ट्रेशन बी। बी। Mr. A being charged with embezzlement retains B an advocate to defend him. A के ऊपर embezzlement के चार्ज है, उसने B को एज एन एडवोकेट रिटेन किया कि आप मेरा जो है डिफेंड करेंगे मुझे इन द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स। B observes that an entry has been made in A's account book charging A with the sum said to have been embezzled। ठीक हो गया जी। B ने ड्यूरिंग द वो जो केस चल रहा था उसके दौरान जब उसने रिकॉर्ड वगैरह चेक किए तो उसे लगा कि यार एक ऐसी एंट्री मौजूद है जो कि नहीं होनी चाहिए और जो कि ये शो कर रही है कि ए ने वाकई गड़बड़ की है। ठीक हो गया जी। विच एंट्री वाज नॉट इन द बुक एट द कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, और जो कि उस वक्त नहीं थी जब वो एम्प्लॉयमेंट में आ रहा था, यानी कि बाद में रिकॉर्ड के अंदर गड़बड़ की गई है। दिस बीइंग अ फैक्ट ऑब्जर्व्ड बाय बी इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ये कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट यानी कि जब वो उसका एडवोकेट था तब उसके बाद उसने ये चीज ऑब्जर्व किया मिस्टर बी ने, शोइंग दैट अ फ्रॉड हैज बीन कमिटेड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग्स, इट इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। ठीक हो गया जी। तो ऐसी सूरत में एक ऐसी चीज हुई है जो कि फ्रॉड के जुमरे में आ रही है, उसने कोई रिकॉर्ड के अंदर रद्दोबदल किया है, अकाउंट्स की जो बुक्स हैं उनके अंदर रद्दोबदल किया है, हालांकि तब वो उसका एडवोकेट बन चुका था, उसके एडवोकेट बनने के बाद उसने चीजों के अंदर हेर फेर की है। तो आर्टिकल 9 हालांकि अप्लाई होना चाहिए था, वो किसी को बता नहीं सकता आर्टिकल 9 के थ्रू तो कि जी मेरे जो क्लाइंट है वो इस तरह का है। ठीक है, आर्टिकल 9 उस क्लाइंट को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे वही बात आ गई जो दो ऊपर प्रोविजंस मैंने आपको पढ़ाई है कि अगर इलीगल एक्ट हुआ है तब भी वो आर्टिकल 9 उसे कवर नहीं करता, और अगर कोई ऐसा फैक्ट ऑब्जर्व किया उस एडवोकेट ने अपनी एम्प्लॉयमेंट के दौरान कि यार ये वाकई ही इस बंदे ने कोई गलत बात या गलत काम या गलत हरकत की है या वो कुछ चीजें रद्दोबदल कर रहा है, ठीक हो गया जी, तो ऐसी सूरत में भी आर्टिकल 9 उसे प्रोटेक्ट नहीं करता उसके क्लाइंट को। इज इट क्लियर? यस सर। जी सर। Okay, Article 10. Article 9 to apply in interpreters, etc. The provisions of the Article 9 shall apply to interpreters, the clerks or servants of advocates. जैसे एडवोकेट चीजों को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वैसे ही जो इंटरप्रेटर्स बैठे हैं या जो क्लर्क्स बैठे हैं एडवोकेट्स के या जो सर्वेंट्स हैं या जो चैम्बर पे लोग काम करते हैं वो लोग भी चीजों को डिस्क्लोज नहीं कर सकते अपने क्लाइंट से रिलेटेड। ठीक हो गया जी, ऑफिशियल कम्युनिकेशन को। ओके, यस सर। Article 11. Privilege not waived by volunteering evidence. If any party to a suit gives evidence therein at his own instance or otherwise, he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as is mentioned in Article 9. And if any party to a suit or proceeding calls any such advocate as a witness, he shall be deemed to have consented to such disclosure only if he questions such advocate on matters which, but for such question he would not be at liberty to disclose. Okay, अच्छा जी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर वॉलंटरीली एक एविडेंस दिया जा रहा है, ठीक है जी, तो ऐसी सूरत में ये जो प्रिविलेज है वो वेव नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, आपने एक एडवोकेट को, आपका एक एडवोकेट है, उससे आपने कोई बात की और वो वॉलंटरीली कंसेंटिंग आ रहा है, अपने क्लाइंट की इजाजत के बाद आ रहा है, तो ऐसी सूरत में इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने आर्टिकल 9 की जितनी चीजें हैं वो छोड़ दी। ठीक हो गया जी। यानी कि अगर उससे ऐसा सवाल किया जाता है, उसको क्रॉस टॉक अगर किया जा रहा है और ऐसा सवाल उसको पुट किया जाता है जो कि उसको या उसके क्लाइंट को फंसा सकता है, तो ऐसी सूरत में वो आर्टिकल 9 का सहारा लेते हुए माजरत भी कर सकता है। ठीक हो गया जी। वैसे तो आप बाउंड हैं कि कोर्ट में जो भी आपसे उस केस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन विटनेस से पूछा जाएगा आप पाबंद हैं जवाब देने के, लेकिन अगर आप बीइंग एन एडवोकेट आप कंसेंट के साथ अपने क्लाइंट ने कंसेंट दे दिया आपको कि ठीक है जी आप ये चीज डिस्क्लोज कर दें, आपको फिर डिस्क्लोज करते हुए जवाब में कोई सवाल किया जा रहा है और तब आपको बीइंग एन एडवोकेट लगता है कि यार अगर बात इस तरफ निकल जाती है या मैं ये जवाब देता हूं तो मेरे क्लाइंट को नुकसान हो सकता है, तो तब आप आर्टिकल
9 जो है उसका जो एक प्रिविलेज है वो आप हासिल कर सकते हैं, आप उससे माजरत जो है कर सकते हैं। आर्टिकल 12 कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस विद लीगल एडवाइजर्स। ठीक हो गया, जब जो लीगल एडवाइजर्स होते हैं आपके उनके साथ कॉन्फिडेंशियल जो एक कम्युनिकेशन होती है, यहाँ पे तो ये है कि कोई भी इलीगल एक्ट करने से पहले अपने लीगल एडवाइजर से मशवरा लिया जाता है कि मैं क्या करूं जो मैं बच जाऊं। ठीक है जी। तो ऐसी सूरत में नो वन शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज टू द कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वाज़ी judicial powers or jurisdiction any confidential communication which has taken place between him and his legal professional advisor unless he offers himself as a witness, in which case he may be compelled to disclose any such communication as may appear to the court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given but no others। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बीइंग अ लीगल एडवाइजर आपको कंपेल नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 12 आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप इस बात का जवाब दें कि आप और आपके क्लाइंट की माबैन क्या बात हुई। ठीक है, लेकिन अगर वही लीगल एडवाइजर अपने आप को एज अ विटनेस पेश कर रहा हो तब ऐसी सूरत में तो आर्टिकल 12 जो है वो प्रोटेक्शन फ्राहम नहीं करता, आप उससे जो चाहे सवाल उसको पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 13 प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी। No witness who is not a party to a suit shall be compelled to produce his title deeds to any property or any document in virtue of which he holds any property as pledge or mortgage, or any document the production of which might tend or criminate him, unless he has agreed in writing to produce them with the person seeking the production of such deeds or some person through whom he claims। यहाँ पे ये कहा जा रहा है आर्टिकल 13 प्रोटेक्शन फराहम कर रहा है विटनेसेस को कि आप विटनेसेस को किसी भी केस के अंदर वो विटनेस है, आप उसके अंदर उसकी जो पर्सनल डीड्स हैं, पर्सनल उसने को मॉर्गेज करवाई हुई है, कोई चीज को प्लेज करवाई है अपनी प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप उसको कंपेल नहीं कर सकते कि वो इस केस के उनका ताल्लुक भी नहीं है कि वो प्रोड्यूस करे। ठीक हो गया जी। माँ से जब वो खुद से करना चाहे तो फिर तो अलग बात है, अदरवाइज आप उससे उसकी प्रॉपर्टी के, आप उसकी मॉर्गेज डीड्स की कोई इन्फॉर्मेशन, आप उसकी प्लेज की कोई इन्फॉर्मेशन उससे वो नहीं ले सकते आप। इज इट क्लियर? Yes, जी sir. सर। Okay, Article 14 production of documents which another person having possession could refuse to produce। No one shall be compelled to produce documents। सर प्लेजी क्या होता है? जी, सर प्लेजी पढ़ा है एक वर्ड, वो क्या होता है? ऐसा बंदा जो अपनी प्रॉपर्टी को जो है जब ये प्लेजमेंट है, जब आप बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को प्लेज करवाते हैं। ठीक हो गया जी। आप अपनी प्रॉपर्टी को आर्जी तौर पे ट्रांसफर करते हैं बैंक के नाम। ठीक हो गया। बैंक उसके बदले में आपको, यानी कि आप अपनी प्रॉपर्टी रहन करवा रहे हैं। ठीक है, दो चीजें हैं इसकी। यानी गिरवी रखना। जी, जिसको हम सर बोलते गिरवी हैं, रखना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में अगर उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है तो ऐसी सूरत में आप उससे वो जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप सवाल जवाब नहीं कर सकते। ठीक है। और सर क्वासी जुडिशियल, ये कौन कुजाई सी पावर्स कुजाई होती है? जुडिशल। अब दो तरह की आगे। जो है, जो दो तरह की चीजें काम करती हैं, एक है जुडिशल जैसे हमारी प्योरली कोर्ट्स हैं, कुछ कोजाई जुडिशल होती हैं। ठीक है, जैसे रेवेन्यू कोर्ट्स हैं। जी, हम बात कर रहे थे जुडिशल और कोजाई जुडिशल। जुडिशल जो है वो प्योरली जुडिशल इंस्टीट्यूशंस, और कोजाई जुडिशल ऐसे जो नीम जुडिशल जिनको हम बोलते हैं। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा नीम सरकारी। ठीक हो गया, जैसे ये नीम जुडिशल ऐसा जैसे कि अब एज असिस्टेंट कमिश्नर वो बाज़ औक़ात कुछ मामलात में एज ए जज भी एक्ट कर रहा होता है, जैसे कि रेवेन्यू कोर्ट उसके पास है। ठीक हो गया जी। तो ये नीम जो एक ये जुडिशल, इसको हम कोजाई जुडिशल बोलते हैं। ये कोजाई जुडिशल अथॉरिटी उस वक्त उसके पास होती है। ऐसा वो जज तो नहीं है, वो असिस्टेंट कमिश्नर है, लेकिन वो उस मखसूस केस की हद तक, उस मखसूस फाइल की हद तक एज अ जज अपनी पावर को इस्तेमाल करता है। तो ये है। ठीक हो गया जी, समझ आ गई? जी जी सर। ओके, अच्छा जी। आर्टिकल 14 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच अनदर पर्सन हैविंग पोजेशन could refuse to produce।
No one shall be compelled to produce documents in his possession which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession, unless such last mentioned person consents to their production. ठीक हो गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस बंदे के पास इस वक्त, जिसके पास या जिसके पोजेशन में इस वक्त वो डॉक्यूमेंट है, अगर वो बंदा, ठीक हो गया जी, रिफ्यूज़ कर दे उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने में, तो ऐसी सूरत में आप उसको कंपेल नहीं कर सकते कि वो बंदा उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करे। ठीक है, बेसिकली ये भी प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप ज़बरदस्ती, जैसे ऊपर वो उसका विटनेसेस हैं, आप उनसे उनके प्रॉपर्टी की जो डॉक्यूमेंट्स हैं या प्लेज डीड्स हैं, मॉर्गेज डीड्स हैं, वो आप उनसे नहीं प्रोड्यूस करवा सकते। वैसे ही कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आप किसी भी पर्सन की एक तहवील में है, तो ऐसी सूरत में आप उनको भी कंपेल नहीं कर सकते। आर्टिकल 15, विटनेस इज नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विटनेसेस जो हैं, जो भी उनसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, वो पाबंद हैं उन सवालात के जवाब देने के। वो सवाल के जवाब में माजरत नहीं कर सकते कि अगर उनको लगे जी कि वो फंसेंगे, तो ऐसी सूरत में माजरत करके जवाब से अगर वो चाहें तो ऐसी सूरत में वो इस चीज को एंजॉय नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जिसको हम देखते हैं, A witness shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to the matter in issue in any suit or in any civil or criminal proceeding. क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर है या सिविल प्रोसीडिंग के अंदर है, अगर एक विटनेस आया हुआ है और उससे उसी केस से रिलेटेड ही, यानी कि वो बाहर भी नहीं जा रहा है एडवोकेट, उसने कोई सवाल किया, तो ऐसी सूरत में विटनेस माजरत नहीं कर सकता। विटनेस जो है वो उसको जवाब देना ही देना पड़ेगा। और में टेंड directly or indirectly to criminate such witness, or that it will expose or tend directly or indirectly to expose such witness to a penalty or forfeiture of any kind. अगर वहां पे उस विटनेस को डर है कि मैं जवाब दूंगा तो मुझे क्रिमिनेट किया जा सकता है, ये पता चल सकता है कि मैं भी मुलविस था, या वो एक्सपोज हो सकता है, उसको कोई जुर्माना हो सकता है, कोई फोरफीचर उसकी हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी की, तो ऐसी सूरत में भी वो उसको माजरत नहीं कर सकता। यहाँ पे प्रोविजन है, प्रोवाइडेड दैट नो सच आंसर व्हिच अ विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू गिव shall subject him to any arrest or prosecution or be proved against him in any criminal proceeding except a prosecution for giving false evidence by such answer। लेकिन यहाँ पे ये है कि वो false evidence अगर दे रहा है, ठीक है, किसी भी सवाल के जवाब में अगर वो कोई false evidence प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसी सूरत में वो उस चीज से, उसके खिलाफ वो इस चीज को यूज करते हुए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का आगाज किया जा सकता है। यानी कि जैसे वो परजरी वाला मैंने आपको बताया कि जब भी आप फॉल्स एविडेंस कोर्ट के अंदर प्रोवाइड करते हैं, तब आपके ऊपर जो है वो कार्रवाई सच होती ही होती है। अच्छा, इसके कमेंट्स हैं, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। According to this article, a witness is bound to answer every question material to the issue, even though the answers may incriminate him. यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस आर्टिकल के तहत एक विटनेस बाउंड है कि जो भी क्वेश्चन उससे किया जा रहा है वो हर उस क्वेश्चन का जवाब दे। ठीक हो गया जी, चाहे वो उससे इनक्रिमिनेट ही क्यों ना कर दे, उसको किसी ऑफेंस के अंदर ही चाहे वो क्यों ना कमिट, उसको वो मतलब उसकी तरफ लेके जा रहा हो। जैसे कि अब कोई ऐसी चीज उससे निकल आती है, उसके मतलब जुबान से कोई ऐसी चीज निकल आती है, चाहे वो खुद ही क्यों ना फंस रहा हो, अगर वो उस केस से रिलेटेड है, तो ऐसी सूरत में उसको जवाब देना होगा। बट सच इनक्रिमिनेटिंग आंसर्स प्रोविजन टू द आर्टिकल एड्स विल नॉट रेंडर हिम लायबल टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एक्सेप्ट अ प्रोसिक्यूशन फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। लेकिन अगर वहां पे वो कोई ऐसा जवाब देता है, तो ऐसी सूरत में उसके अगेंस्ट एज सच क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो है हरकत में नहीं आएगी, मां सिवाय फॉल्स एविडेंस के। ठीक हो गया जी, विटनेस ने कोई बात की, ऐसी सूरत में अगर वो इनक्रिमिनेट हो रहा है, उससे कोई राज उगलवा लिया गया, ठीक हो गया, उससे वो खुद भी फंस रहा है, तो सबसे पहले ये है कि वो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो उसके खिलाफ नहीं चलेंगी, बल्कि जो फॉल्स एविडेंस है वो उसके खिलाफ, फॉल्स एविडेंस के या परजरी के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और आई थिंक 2 साल की सजा या कुछ इस तरह की इसकी सजा होती है। आर्टिकल नेक्स्ट है जी 16 आर्टिकल हमारे पास है, और वो है अकम्प्लिस। अकम्प्लिस बड़ा ही अहम है, इसका आर्टिकल नंबर पूछा जाता है अक्सर, और उसके बाद पूछ लिया जाता है अकम्प्लिस कौन है। ये 2 सवाल जो हैं
लॉग एक्ट के अंदर पूछे जाते हैं। आर्टिकल 16 अकम्प्लिस, अकम्प्लिस को हम सादा अल्फाज में शरीके जुर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने दो बंदों के साथ मिलके कोई भी काम किया तो ऐसी सूरत में मैं उनके अगेंस्ट वादा माफ गवाह अगर बन रहा हूं तो ऐसी सूरत में शरीके जुर्म भी मैं हूं। ठीक है, मैंने उनके साथ मिलके ये काम किया था कोई भी इलीगल एक्ट, तो ऐसी सूरत में मैं अकम्प्लिस कहलाऊंगा। एन अकम्प्लिस शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन। अकम्प्लिस जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस होता है दूसरे अक्यूज्ड पर्संस के, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद हद, मां सिवाय हदूद के केसेस में। हदूद के जो केसेस हैं उनके अलावा अकम्प्लिस की जो विटनेस या उसकी जो एक गवाही है हर एक केस के अंदर काबिल कबूल है मां सिवाय हद के केसेस में। एंड अ कन्विक्शन इज नॉट इलीगल merely because it proceeds upon the corroborated testimony of an accomplice। ठीक हो गया जी। यहाँ पे सिंपली दो चीजें हैं। सबसे पहले आर्टिकल 16 आपने याद रखना है अकम्प्लिस का। उसके बाद अकम्प्लिस होता कौन है? अकम्प्लिस होता है शरीके जुर्म। ये एक ऐसा शख्स होता है जो कि जिसने वो ऑफेंस किया हुआ होता है बाकी लोगों के साथ मिलके। ठीक है, और ऐसी सूरत में अगर वो दूसरों के खिलाफ गवाही दे दे जी कि हाँ जी वाकई मैं ये इतराफ जुर्म करता हूँ, मैंने इन लोगों के साथ मिलके ये काम हमने किया था, तो ऐसी सूरत में वो बंदा जो गवाही दे रहा है वो अकम्प्लिस कहलाएगा। और वो हर एक केस के अंदर वो कॉम्पिटेंट विटनेस है मां सिवाय हदूद के केसेस के अंदर। जहां पे हद लागू होती है वहां पे उसकी गवाही नहीं दी जाती, नहीं एक्सेप्टेबल। बाकी हर केस के अंदर कत्ल है, चोरी है, शराब है, जुआ है, कुछ भी है, हर चीज के अंदर जो है वो ऐसे उसकी जो एविडेंस है वो एक्सेप्टेबल है। समझ आ गई? जी सर, आगे। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ये वादा माफ गवाह जो आपने बोला है ना वर्ड, उससे पहले मैंने पढ़ा था, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्या है सर। फिर इसकी पनिशमेंट माफ कर दी जाती है? हाँ जी, हाँ जी, इसकी पनिशमेंट माफ कर दी जाती है। उन सूरतों में लाया जाता है जब देखें कि ऐसा ऑफेंस हुआ जिसके अंदर गवाह नहीं मिल रहा पुलिस को, तो पुलिस जो है उन तीन बंदों में से एक बंदे को वर्गलाएगी कि यार ऐसे है कि आपको हम माफी दिलवा देंगे। ठीक हो गया, आप जो है गवाही दो एज अकम्प्लिस, आप अकम्प्लिस डिक्लेयर हो जाओ और गवाही दो जी के हम लोगों ने मिलके ये किया है। ऐसी सूरत में उसको माफी मिल जाती है। ठीक है, लेकिन उसकी भी फिर वो आगे कुछ तरीकेकार हैं, जैसे कि अब हमने पढ़ा था इंड्यूसमेंट के जरिए से भी कन्फेशन नहीं करवाया जा सकता। ये भी एक किस्म का कन्फेशन ही करवाया जा रहा होता है ना अकम्प्लिस से, मैंने ये काम किया। जी। और सर यहाँ पे लिखा हुआ है अनकॉर्पोरेटेड। हाँ जी, वो मैं एक मिनट उसकी तरफ आता हूँ, इनको मैं जवाब दे दूं, इनको शायद आवाज नहीं जा रही। अच्छा जी, अनकोरबोरेटेड ये है कि जो भी बंदा एज अकम्प्लिस वो विटनेस गवाही दे रहा है तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर जिरह बाकायदा की जाती है। ये नहीं है कि वो बस उसने गवाही दी बाकी लटक गए, जो उसके शरीके जुर्म थे वो लटक गए और वो साफ निकल गया, ऐसा नहीं। ठीक है, फिर भी उसके जो है उसकी गवाही जो है उसके ऊपर एज सच उसको बाद में प्रोसिक्यूट किया जाता है, बकायदा उसकी छानबीन की जाती है, तसल्ली की जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं, मैं आप लोगों को बता दूं। अकम्प्लिस मीनिंग ऑफ द टर्म अकम्प्लिस सिग्निफाइज अ गिल्टी एसोसिएट इन क्राइम और हु मेक्स एडमिशन of facts showing that he had a conscious hand in offense। ठीक है, mere knowledge or belief that a crime is to be committed and the concealment of such knowledge does not render a person an accomplice unless he aided or participated in the commission of the crime। accomplice से मुराद एक ऐसा गिल्टी एसोसिएट है जो कि उस क्राइम का हिस्सा था। ठीक है, जो कि जानता था ये ऑफेंस हो रहा है, मैं ये ऑफेंस कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी लीगल वैल्यू क्या है अकम्प्लिस की, वो मैंने आपको बता दिया है जी कि ये आर्टिकल 16 कहता है कि अकम्प्लिस जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस है हर केस के अंदर मां सिवाय हद के। ठीक हो गया जी। आर्टिकल 17 कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेसेस, बड़ा ही अहम, इसमें से भी लॉ गार्ड का सवाल आता है। द कॉम्पिटेंस ऑफ पर्सन टू टेस्टिफाई एंड द नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड इन एनी case shall be determined in
accordance with the injunctions of Islam as laid down in Holy Quran and Sunnah। होली कुरान और सुन्ना से लिए जाते हैं जी कि ये कॉन्सेप्ट कि कौन बंदा गवाही दे सकता है और कौन नहीं दे सकता, और क्या प्रिंसिपल्स हैं, और उसके बाद कितने गवाहान किसी भी ऑफेंस के अंदर होना जरूरी है। ठीक है जी, तो ये कुरान और सुन्ना बताता है। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड एनी लॉ रिलेटिंग टू द एनफोर्समेंट ऑफ हदूद और एनी अदर स्पेशल लॉ इन मैटर्स pertaining to financial or future obligation, if reduced to writing, the instrument shall be attested by 2 men or 1 man and 2 women, so that one may remind the other if necessary and evidence shall be led accordingly। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई फिनेंशियल, एक सेकेंड, जी सॉरी, ओके, यहाँ पे कहा जा रहा था कि जो फिनेंशियल मैटर्स हैं आपके या फ्यूचर ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, ऐसी सूरत में जो गवाहान हैं वो मर्द हैं अगर तो वो 2 होने चाहिए, और अगर खवातीन हैं तो 1 मर्द और 2 खवातीन होनी चाहिए। यानी कि अगर मर्द है तो वो 1 ही होगा, अगर खातून कोई है तो 2 जो है वो 1 मर्द के बराबर होंगी। ठीक हो गया। और ये 1 से ज्यादा गवाहान का होना इसलिए जरूरी है कि वो एक दूसरे को याद करवा सकें कि क्या मुआहिदा या कुछ भी जो है वो क्या हुआ था। इन ऑल अदर मैटर्स द कोर्ट में एक्सेप्ट और एक्ट ऑन द टेस्टिमनी ऑफ 1 मैन और 1 वुमन और सच अदर एविडेंस एज टू सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस में वारंट। इन तमाम केसेस के अलावा, फिनेंशियल केसेस और फ्यूचर ऑब्लिगेशंस के अलावा, ये जो नंबर्स ऑफ विटनेसेस हैं ये जरूरी नहीं है, 1 भी हो सकता है, 1 खातून भी हो सकती है और 1 मर्द भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कत्ल हुआ, अब 1 बंदा देख रहा था, अब दूसरा कैसे पैदा करें? आ रही समझ के नहीं आ रही? एक चोरी हो रही थी, चोर 1 बंदा देख रहा था, अब दूसरा नहीं है तो क्या उसे छोड़ दें? ऐसा नहीं है। यहाँ पे वाज़ह बता दिया आर्टिकल 17 ने कि अगर स्टाम्प पेपर आप करके दे रहे हैं तो उसके गवाहान 2 होने चाहिए अगर मर्द है, अगर 1 मर्द है तो 2 औरतें हो सकती हैं। ठीक हो गया जी। इसके अलावा जितने भी केसेस हैं इनसे अलावा वो उनके अंदर ये नंबर जरूरी नहीं है कि 2 होने चाहिए, वो 1 भी हो सकता है। ठीक हो गया जी, आ गई समझ? जी सर। अब जी सर आगे। हाँ जी, अब ये जो लोग करते हैं कि अगर कत्ल हुआ है जबरदस्ती के बीच में डाल देते हैं गवाहान, तो वो अपना खराब कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, वो उससे उनका जो केस है वो खराब हो जाता है। 1 सेकंड में लैपटॉप चार्ज पे लगा लूं, 1 सेकंड जस्ट। हाँ जी, समझ आ गई है जी? यहाँ तक समझ आ गई आर्टिकल 17 तक? जी सर। अच्छा जी, ओके। ओके जी, आर्टिकल 18 एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड, बल्कि यहीं तक करते हैं, ये रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स है। ये रेलेवेंसी जो है ना, इसका काफी सारा वो है एक कॉन्सेप्ट, ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल दूंगा। ठीक हो गया। ये आज हमारा आर्टिकल 17 तक ये हमारा कंप्लीट हो गया। कल नया चैप्टर है, चैप्टर 3 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स का, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया, वो इंशाल्लाह ताला हम, बहुत टफ है। जी ये टफ है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि एक तो अभी मैं खुद थक चुका हूँ, आप लोग भी थक गए होंगे। ठीक हो गया। तो ये जब तक हमें इसका कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक ये बिल्कुल जो है ना, इसका फिर फायदा नहीं है पढ़ने का। ठीक है। सर हाँ जी, ये आर्टिकल 18 to 29 तो 2 चीजों पे ही जा रहा है, रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। तो जी सर यही बिल्कुल, 2 चीजें बार बार बताई गई हैं इन आर्टिकल्स में। सर ये क्या इम्पोर्टेंट है? डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो अलग से इनका चैप्टर है। और जो फैक्ट्स और फैक्ट्स इन इशू ही तो होते हैं केस के अंदर, केस के अंदर है ही क्या इन चीजों के अलावा?
ट्रायल सर इसमें सर इनकी भी इलस्ट्रेशन पूछी जा सकती है? बिल्कुल इलस्ट्रेशन पूछी जाती हैं, इलस्ट्रेशन ही तो पूछी जा रही हैं अब। और इलस्ट्रेशन सर ये बहुत टफ है, मैं तो हाँ मुझे जी तो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आया, हालांकि मैंने आर्टिकल 21 तक कर लिए थे, लेकिन जी, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा ज्यादा। हाँ जी, इसीलिए तो मैं छोड़ रहा हूँ। आर्टिकल 18 से आर्टिकल 29 जो है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स को हम इंशाल्लाह ताला कल डिफाइन करेंगे। आर्टिकल 1 to 17 तक अब सब लोगों को समझ आ गई है? किसी को कहीं पे कोई मसला हो? नो सर, इंशाल्लाह समझ आ। अब यहाँ से अगर कोई सवाल आएगा तो आप लोगों का इंशाल्लाह गलत नहीं होगा, और जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि ये चीजें पूछी जाती हैं। तो जी सर। हाँ सर जी, टेस्ट की कोई एडवर्टाइजमेंट कुछ? वो अगले वीक के अंदर, अब अगर ये मंडे को आ गई तो है ठीक, ठीक हो गया। अदरवाइज ये अगले मंडे को आएगी फिर, ठीक है। ये अमूमन जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं ये संडे को हो जाती हैं और मंडे को न्यूज़पेपर्स के अंदर आ जाती हैं। ये अगर आनी हुई तो एक दो दिन में आ जाएगी, अदरवाइज फिर एक हफ्ता खामोशी है, फिर अगले हफ्ते आएगी। अब जो सर लेकिन सप्ली वालों के तो रिजल्ट आई थिंक आए हुए 2-3 दिन हो गए हैं। जब हमारा रिजल्ट आया था जनवरी में, तो उसके एक दिन बाद ही एडवर्टाइजमेंट आ गई थी। जैसे हमारा रिजल्ट आया था 28 जनवरी को, तो 29 को या 30 को जो था वो एडवर्टाइजमेंट आ गई थी, और 20 फरवरी को शायद था हमारा पेपर था। तो सर मुझे लगता है कि शायद ये 20 दिन ही ना दें हमें। देखें, अब ये तो पता चलेगा जब एडवर्टाइजमेंट आएगी, लेकिन एडवर्टाइजमेंट आने पे 2 से 3 हफ्ते दिए जाते हैं और 15 दिन तो अप्लाई मिनिमम दिए जाते हैं, 1 महीना होता है। उसके बाद जहां तक आपकी बात है कि डेट की, वो बिल्कुल रिजल्ट आ चुका है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगले हफ्ते में मंडे वाले दिन तक ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, ठीक है। ऑफिशियल न्यूज़ तो डेफिनेटली अब हमारे पास भी नहीं होती, ना ही एचईसी वाले शेयर करते हैं। और बस वो ऐसे ही अंदाजा तुक्का मार के बता देते हैं, हम भी आप लोगों को ऐसे तुक्का मार के। लेकिन मेरी शुरू से जो है, वो जो मैंने मतलब एक की थी कि जो ऐड आएगा वो मई के एंड पे आएगा। तो अभी देखते हैं कि वो पूरा होता है कि नहीं होता। मेरा जो एक सिक्स सेंस है, वो शुरू से ही मैंने एक बात की है कि मई के एंड पे ऐड आएगा। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अगर आएगा तो हमारी तैयारी तकरीबन कंप्लीट है, कि बस वो हमने शुरू कर लिया हुआ है। सीपीसी पीछे एक रह गया, बाकी मोटी मोटी चीजें हमारी सारी हो गई हैं। इनको रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी पीपीसी का टेस्ट जो है वो कल होना था, लेकिन कल मैंने ट्रैवल करना है, थोड़ा सा मैंने जाना है, तो ज़रूरी काम है। कल टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट परसों होगा, लेकिन मैं शाम तक 9-1 बजे तक मेरी वापसी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आके रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स को हम पूरा का पूरा जो है, इसको 18 से 29 आर्टिकल जो है इनको हम इंशाल्लाह पढ़ें। ठीक हो गया जी? जी सर। जी सर, ठीक हो गया, थैंक यू जी सो मच ठीक सर। हो गया जी, सर ओके जी। सर जी मेरे पास एक एचएससी का सिलेबस आया हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था गैट की डेट, हाँ यानी जी। लास्ट संडे ऑफ जून। तो सर ये भी कंफर्म हो सकती है, मतलब किसी एडवोकेट की तरफ से कि सर ऊपर लिखा हुआ था कि यार ये ना पता है क्या बात है, हर बंदे ने ना अपना चूरन बेचा हुआ है। तो अब वो जो चूरन बिक रहा है ना, अब वो देखें, अब हो भी सकता है। अब वो कैसे हो सकता है? अगर मंडे को आता है फॉर एग्जांपल, अच्छा तो 1 हफ्ता 2 हफ्ते देते हैं अप्लाई के लिए, 15 दिन, ये तकरीबन जाके 1 महीना ये वाला मई वाला गुजर जाएगा। जैसे जून का पहला हफ्ता, पीछे बच गए 3 हफ्ते, ठीक है। तीसरे हफ्ते में टेस्ट कंडक्ट होना है, तो हो सकता है जून के एंड पे हो जाए। अब जैसे मैंने तरतीब बनाई हुई है ना, वो ये है कि जब लॉग एड की डेट आती है, 15 दिन आपको दिए जाते हैं अप्लाई के, 2 हफ्ते ऐसे ही है बिल्कुल। जी। उसके बाद आप लोग अगर एड पे देखेंगे, फॉर एग्जांपल 7 जून अगर लास्ट डेट है, तो 3 हफ्ते उसके बाद काउंट कर लें, जून का आखिरी हफ्ता बन रहा है, उसमें टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। बाकी नहीं सर, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यही मैं आपको अभी बता रही थी कि जैसे रिजल्ट हमारा 28 को आया था, तो 20 फरवरी को हमारा जो था वो, तो हमें सिर्फ 20 दिन दिए गए थे। तो मैं यही कह रही हूँ कि शायद ये भी शायद 15 दिनों में कंडक्ट ना करें, कि हमें डेट कम दें अप्लाई की, 1 हफ्ता 1 वीक दें, और उसके 10 दिन के बाद जो है वो पेपर कुछ कंडक्ट नहीं करें। कहा जा सकता, ये तो पॉलिसी मैटर्स हैं। और पॉलिसी मैटर्स डेफिनेटली जो लोग वहाँ पे एचईसी की पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं वो बेहतर जानते हैं, समझते हैं। हमारी तैयारी कंप्लीट है, आप लोगों की तैयारी कंप्लीट है, कुछ भी नहीं रह गया। वो सबको सब चीजें ही पता है, सबको सब सर चीज। सीपीसी रह गया ना 20 नंबर का। सीपीसी रह गया, ये हमारा जो है इंशाल्लाह, ये जो हमने अब शुरू किया है,
QSO, ये हमारा 8 से 10 दिन का सिलेबस है टोटल। अगर हम हर एक आर्टिकल को भी मैं बैठ के पढ़ाता हूँ फिर भी 8 से 10 दिन लगने मैक्सिमम। ठीक है, अब देखें अभी हमने 18 आर्टिकल पढ़े, इंतहाई आसान आर्टिकल थे, 1.5 घंटा लग गया हमें तकरीबन। जी सर, ऐसे ही है। मुश्किल चीजें भी आनी है। अब ये जो रेलेवेंसी है, फैक्ट से 1 घंटा तो समझाने में ही लग जाना है, फैक्ट फैक्ट इन इशू, रेलेवेंसी कब होती है कब नहीं होगी, ये सारी चीजें जो हैं, तो 8 से 10 दिन का ये है, 8 से 10 दिन का ही हमारा CPC होगा। ठीक हो गया, हर चीज हमारी क्लियर है इंशाल्लाह, मसला नहीं आएगा आप लोगों को। सर अभी तो वो मेरे पिछले सेक्शन भी रह गए हैं पाकिस्तान पिनल कोड के, जो आपने ऐसे थॉरली मतलब पढ़ाए थे ना, डेफिनेटली वो तो उसके भी रह गए आप हैं लोगों ने खुद क्वेश्चन। से ही देखने। हाँ जी, जी वो तो आप जी लोगों सर, ने। इनको काफी टाइम लगा है ना, ये जैसे आप कह रहे हैं ना कि इन आर्टिकल्स को सर मुझे 2 दिन लग गए हैं करते करते ना, बस ये काफी टफ मुश्किल है। चीजें हैं। अब देखिए मैं अब मेरी मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको डिलीवर कर सकूं, लेकिन जो मसला असल में चल रहा है वो ये है कि ओवरऑल अपनी तैयारी को तो बंदा मिस कर देता है, या मैं कर देता था। अब मेरा चल रहा है LLM, और वो कोई 2 ही सब्जेक्ट हैं, और दोनों हमारे PhDs हैं, और हमारी इतनी चल रही है, रिसर्च वर्क हमारा शुरू से चल रहा है, तो वो काफी परेशानी बन जाती है। ठीक हो गया, तो उस हवाले से थोड़ा सा फिर मेरे ये कोशिश होती है कि मेन मेन चीजें आप लोगों को पढ़ा दी जाएं, समझा दी जाएं, बाकी कुछ चीजें आप खुद से भी मतलब कि वो पढ़ लें या उनको मतलब देख लें। तो ये सीन है कि मेरी कोशिश होगी कि हर, अब CPC का भी ये होगा कि मैं हर रूल को तो नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, अब हर एक के कोई 50-50 रूल है। ठीक है, हाँ, तारुक खान प्लीज इसको म्यूट कीजिएगा। तारुक खान प्लीज जी, थैंक यू। तो मैं यही आपको अर्ज कर रहा था कि तब भी आपको खुद से ही चीजों को लेके पढ़ना पड़ेगा, अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। मुझे मसला ये आ रहा है कि मेरी रिसर्च होती है और वो कुछ इस तरह की है कि वो अभी चूंकि हम भी नए नए हैं रिसर्च के अंदर, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो बस ये चीजें हैं। तो बाकी फिर कुछ इंगेजमेंट्स निकल आती हैं जब हम ट्रैवल करते हैं, उसके बाद जब यूनिवर्सिटी बंदा जाता है वहाँ पे एंगेजमेंट्स दोस्तों की तरफ निकल आती हैं, कुछ गैदरिंग्स हो जाती हैं, तो वो भी अटेंड करना हमारे लिए ज़रूरी बन जाती हैं। तो इस वजह से थोड़ा टाइम जो है वो बंदा 2 से 3 दिन, अभी लास्ट 2 से 3 दिन ऐसे ही गुजर गए, 1-2 गैदरिंग्स थी, कुछ कुछ मामलात चल गए, कुछ रिसर्च के निकल गए। तो इसलिए मैं ये चाह रहा था कि CPC भी हम इसी तरह तेज़ी से करेंगे। तब ये अब आप लोगों को खुद से टाइम मैनेज करना, अब मैं तो इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं जी जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब मैंने CRPC का टेस्ट दिया है तो सर उसकी बहुत सारी चीजें मुझे भूल गई हैं, यानी वो सेक्शन तो भूल ही जाते हैं ना। ये ये तो मसला चलता है सेक्शन, तो अब अगर आप मुझसे पूछें शायद मुझे भी याद ना हो, तो ये तो फिर चलेंगी चीजें, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है ना, तो फिर बंदा फेल नहीं होता। ठीक हो गया, 55-60 नंबर सुकून से आ जाते हैं। कंसेप्चुअल पेपर होता है, नंबरिंग पूछी नहीं जाती, नंबरिंग बहुत कम पूछी जाती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल 100 नंबर का है, 15 नंबर की नंबरिंग आ भी गई है तो कोई बड़ी नंबरिंग नहीं है, बाकी सारा कंसेप्चुअल होता है। रिजवान ऐसे ही है। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है सर। हाँ जी, अगर आपको नंबर नहीं भी याद रह रहे तो भी परेशान होकर सर पे सवार कर बैठ जाए कि यार मुझे नंबर याद नहीं हो रहे, मुझे कुछ नहीं आता। और आपको जो चीजें याद होनी चाहिए, जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आप नफसियाती दबाव में आके उनको भी छोड़ दें, तो ये कोई अक्लमंदी नहीं होगी। सर अगर आपके पास टाइम हो तो मुझे प्लीज FIR और चालान और कंप्लेन में फर्क बता दें सर, मुझे नहीं पता चलता। FIR, चालान और कंप्लेन। FIR ये है कि जब भी कोई भी ऑफेंस कहीं पे भी किसी भी वक्त कमिट होता है, ठीक है, आप या कोई भी बंदा थाने जाता है, चाहे उसके साथ हुआ है या उसने कोई ऑफेंस देखा है, थाने गया, उसने जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई, वो आपकी FIR है। ठीक हो गया जी, थाने वाले ने आपकी रिपोर्ट दर्ज की और उस रिपोर्ट की रोशनी में वो FIR काट देते हैं। ठीक हो गया जी। FIR जो जी है ये एक FIR है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की इब्तदा FIR से होती है। ठीक हो गया जी। FIR हुई सेक्शन 154 के तहत CRPC के, उसके बाद फर्दर
प्रोसीजर चल गया 156 के तहत, 157 के तहत उनको पकड़ा, ये किया वो किया, 167 के तहत उनका रिमांड लिया, फिर आता है चालान। अब देखें एफआईआर हुई, अब एफआईआर जब हो गई है, मैंने एफआईआर करवाई आप पे कि आपने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो अब सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको अरेस्ट किया जाएगा कि आपने ये ऑफेंस कमिट किया है। उसके बाद ये काम किया जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन होगी कि आया आपने वाकई ये काम किया भी है कि नहीं। ऐसे ही है, ऐसे ही होना चाहिए ना, कॉमन सेंस तो यही कहता है। जी अच्छा, जब ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई कि आया आपने ये काम किया है या नहीं किया, पुलिस जो है एक मुफस्सल रिपोर्ट, एक ना आप समझ लें कि एक रजिस्टर है उनके पास, वो उसके ऊपर लिखते हैं सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन कि हमने जनाब ये तहकीकात की, ये हुआ, मुलजिम ने ये माना, मुलजिम ने ये कहा, हम वहां गए, हम यहाँ आए, ये है वो है। एंड पे वो लिख देते हैं कि मुलजिम ने हमारी रोशनी में, हमारी इन्वेस्टिगेशन की रोशनी में ये काम किया या नहीं किया। वो है चालान। ठीक हो गया, आगे समझ। वो चालान, वो जो कागजों का पलंदा उन्होंने एडीपीपी के थ्रू, प्रोसिक्यूटर के थ्रू, सरकारी वकील के थ्रू कोर्ट के अंदर जमा करवाना है, उसका नाम, उस पलंदे का नाम, उस कागजों के जो वो टुकड़े उन्होंने जमा किए, वो जो इन्वेस्टिगेशन अपनी सारी लिखी, वो सारी कार्रवाई लिखी, उसे हम बोलते हैं चालान। एफआईआर, यानी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। हाँ जी, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जब सारा कुछ ओके हो गया, सब कुछ लिखा गया, वो जाके चालान सबमिट करवाते हैं। चालान की भी आगे कई किस्में हैं, इनकम्प्लीट चालान भी है। अब कानून ये कहता है कि 15 दिनों के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें और अदालत के अंदर चालान जमा करवाएं, लेकिन अब 15 दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट उनसे नहीं हो पाती, तो वो इनकम्प्लीट चालान जमा करवा देते हैं, इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन जमा करवाते हैं, साथ रिक्वेस्ट करते हैं हमें मजीद टाइम दें, हमें इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर कर रहे हैं। ठीक हो गया। फिर आता है जी इंटरम बीसी में ही आता है, फिर आता है कंप्लीट चालान, जिसकी आप बात कर रहे हैं सेक्शन 173 के तहत। फिर आपने सवाल किया कंप्लेंट किसे बोलते हैं। कंप्लेंट, इस्तगासा उर्दू में हम इसको बोलते हैं। कंप्लेंट ये है कि फॉर एग्जांपल अब दो चीजें थी आपके पास, एक ऑफेंस कमिट हुआ, आप पुलिस के पास जा सकते थे, पुलिस के पास जाके आपने एफआईआर करवाई, सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, आप पकड़े गए, सारा काम हुआ, चालान जमा हो गया। दूसरा है कि आप डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास चले गए, आपको पुलिस पे एतमाद नहीं रहा, आपको लग रहा है पुलिस डिग गई है, आपको लग रहा है पुलिस इंसाफ नहीं करेगी, आपको लग रहा है कि पुलिस वाले सारे के सारे मतलब कि ये सारे मैनिपुलेट कर देंगे आपकी चीजों को, एविडेंस को, आप डायरेक्ट जाके मैजिस्ट्रेट के पास पेश हो जाते हैं। आप ऑरली भी पेश हो सकते हैं, जैसे आप पुलिस के पास जाते हैं, और आप इन राइटिंग भी अपनी शिकायत लिख के लेके जा सकते हैं। आप जाके जमा करवाएंगे मैजिस्ट्रेट को ऑन ओथ। ठीक हो गया। एफआईआर बगैर ओथ के होती है, यहाँ पे आपको ओथ देना पड़ेगा कि जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, फलां फलां। ठीक हो गया। और मेरे साथ ये जुल्म और ज्यादती हुई है, ये इस्तगासा या कंप्लेंट है जो मैजिस्ट्रेट को डायरेक्ट कर रहे हैं, जबकि एफआईआर में आप पुलिस के पास जा रहे हैं। और चालान मैंने आपको बता दिया। इज इट क्लियर? कुछ अब रह गया हो? सॉरी। सर कंप्लेन जो होगी वो डायरेक्ट जो मजिस्ट्रेट के पास जाएगी ना, तो उसमें एफआईआर और चालान का तो कोई प्रोसेस नहीं होगा। नहीं, वो फिर डायरेक्ट इंक्वायरी करवाएगा मैजिस्ट्रेट, वो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, वो डायरेक्ट प्रोसीडिंग्स चलेंगी, वो डायरेक्ट ट्रायल उसके अंदर चलेगा, वो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन भी होगी आपकी, वो आपका जो है वो इंक्वायरी भी करेगा मैजिस्ट्रेट, फिर मैजिस्ट्रेट के बिहाफ पे है। सर पहले फिर हम कंप्लेन जमा करवाएंगे, उसके बाद इंक्वायरी होगी। डेफिनेटली। अब इंक्वायरी अब देखें, दो चीजें हैं, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, इंक्वायरी जजेस करते हैं या मैजिस्ट्रेट करता है, ये फर्क है दोनों। जी ठीक है। इन्वेस्टिगेशन 4K के अंदर है और 4L के अंदर, या आई है, एल आई आई है, नहीं 4I के अंदर ये आई है आई थिंक इंक्वायरी है। ठीक हो गया। जी। तो जब आप कंप्लेंट जमा करवा देंगे, उसके बाद ही मैजिस्ट्रेट को पता लगेगा ना कि यार ये काम हुआ है, तो अब इसकी इंक्वायरी मैं करता हूँ कि वाकई हुआ है कि नहीं हुआ। डायरेक्ट तो नहीं वो कर सकता ना, जब उसे पता ही नहीं है कि कुछ हुआ है, डायरेक्ट तो नहीं वो चल सकता। सर जी जैसे ही इस्तफासा जमा होता है ना, इसके ऊपर फिर बहस पे लगता है सर, ये मुद्दई का वकील सर बहस करता है, उसके बाद जज सब डिसाइड करते हैं कि आया ये हाँ, इस्तफासा चलेगा चलेगा या या नहीं नहीं चलेगा। चलेगा, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। ही।
उसके बाद सर अगर चलता है तो फिर एविडेंस वो इकट्ठे करते हैं, उसके बाद फिर एफआईआर का सर ऑर्डर करते हैं। हाँ सर, बिल्कुल ऐसे वो ऑर्डर होता है। वो पहले ये है कि मैजिस्ट्रेट अपनी तसल्ली भी तो करेगा ना कि आया हुआ भी है कि नहीं है, या मुंह उठा के ऐसे ही आ गए। ये तो नहीं हो सकता कि अब अगर ऐसा मिसयूज होना शुरू हो जाए तो मैजिस्ट्रेट बैठे बैठे हर बंदे के खिलाफ एफआईआर का जो इंदराज है। आप बेसिकली कंप्लेंट के अंदर जाते ही तब है जब आपकी एज सच पुलिस सुनवाई ना कर रही हो, आपकी एफआईआर दर्ज ना कर रही हो, या अगर एफआईआर इवन के दर्ज हो भी चुकी तो कार्रवाई ना कर रही हो, वो आपके एविडेंस खराब कर रही हो, वो आपको टाल मटोल कर रही हो, तो ऐसी सूरतों में आप इस्तगासा और एफआईआर, अब ये भी है दोनों इकट्ठी भी चल सकती हैं। ठीक हो गया। तो बेसिक कंसेप्ट जो है इनका वो ये था। जी सर। सर सिर्फ एक और क्वेश्चन सर, हाँ ये जी। मुझे ना प्रोटेक्टिव बेल का सेक्शन नहीं मिल रहा सर। प्रोटेक्टिव बेल का सेक्शन, अच्छा ये है आई थिंक 498 है या 497 का सब सेक्शन 5 है। रिजवान को है आइडिया? सर मेरे ख्याल में 426 है सर इसका प्रोटेक्शन का। नहीं, वो चार सौ सर जो ये है तो ना, वो है आफ्टर कन्विक्शन बेल है। जब आपको सजा हो चुकी हो उसके बाद अगर आपको बेल ग्रांट की जा रही है, आपकी आपको सजा होने के बाद आपकी अपील लगी, ये तब ये ज्यादातर ना हाई कोर्ट प्रोवाइड करती है। जो जिस बेल की 426 की आप बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई है 3 साल की, आप उसके खिलाफ चले गए अपील के अंदर और आपकी अपील मंजूर हो गई है, तो ऐसी सूरत में आपको बेल के ऊपर रिलीज कर दिया जाता है। ये जो आपका है राहिला, ये आई थिंक 497 सब सेक्शन 5 है, ये 498 है, इसको कंफर्म करके इंशाल्लाह मैं मैसेज आपको कर सर दूँ। 498 तो प्री अरेस्ट बेल है। हाँ तो और ये 498 ही है, प्री अरेस्ट ही है। ठीक है। प्रोटेक्टिव बेल बेसिकली है क्या? प्रोटेक्टिव बेल एक ऐसी बेल है जिसके अंदर आपको प्रोटेक्शन दी जाती है किस चीज से? फॉर एग्जांपल, आपके खिलाफ एफआईआर कटी लाड़काना के अंदर, आप बैठे इस्लामाबाद के अंदर हैं, आपको डर है कि जैसे ही मैं इस्लामाबाद से निकलूंगा तो मुझे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने से पहले ही अरेस्ट कर लिया जाएगा और मुझ पे जो एफआईआर कटी है वो गलत है। तो आप जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं, या आप लाहौर हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट देती है प्रोटेक्टिव बेल, आप बेल अप्लाई करते हैं, पेश होते सर अगर सर सॉरी मैं आपको सर ये प्री अरेस्ट बेल अगर प्रोटेक्टिव बेल है तो सर प्री अरेस्ट बेल तो सेशन कोर्ट भी देती है और हाई कोर्ट भी देती है, लेकिन प्रोटेक्टिव बेल तो सिर्फ हाई कोर्ट देती है फिर। हैं। अब मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि देखें यहाँ पे कंसेप्ट हैं दो। प्री अरेस्ट बेल में भी अरेस्ट नहीं हुआ जाता, ठीक हो गया, आप उस वक्त तक अरेस्ट नहीं हुए हुए होते, और प्रोटेक्टिव बेल के अंदर भी आप अरेस्ट नहीं हो पाते। लेकिन अब देखें जी कि प्री अरेस्ट आपकी जो है वो हो रही है लाड़काना की जो सेशन कोर्ट है वहां से, ठीक हो गया। आप बैठे इस्लामाबाद हैं, आपने अगर यहाँ से लेनी है तो तब आप लेंगे प्रोटेक्टिव बेल, जो आपको एक मखसूस टाइम के लिए 24 या 48 घंटों के लिए दी जाएगी, जिसमें आप ट्रेवल कर सकें वहां से वहां तक। ठीक है, दोनों के अंदर आप अरेस्ट नहीं हुए हुए होते। ठीक हो गया। प्रोटेक्टिव बेल आपको हाई कोर्ट्स ग्रांट करती हैं, प्री अरेस्ट बेल आपकी जो है वो जो आपकी सेशन कोर्ट्स हैं वहां से आपको वो मिल रही हैं। ठीक हो गया। तो इनके अंदर दोनों के अंदर फर्क कोई भी नहीं है, बस फर्क ये है कि आप एक प्रोटेक्टिव बेल जो है वो हाई कोर्ट से जाके ले रहे हैं, वो आपको कम वक्त के लिए दी जाती है। ठीक है। और आपको बाउंड किया जाता है कि आप इतनी देर के बाद, 24 घंटे की डायरेक्शन आती है, 48 की, 72 घंटे की, जितने की भी आती है, कि इस इतनी आपके पास टाइम आप वहां पे पेश हो और आप जो है वहां पे जाके मतलब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा जो है वो बने। सर अगर हम प्रोटेक्टिव बेल सेशन कोर्ट से लेना चाहें तो हमें नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब सीआरपीसी कह रहा है, जब आपका एक जो एक प्रोसीजर है वो ये कह रहा है कि ये हाई कोर्ट से मिलेगी तो हाई कोर्ट से मिलेगी, लॉ से बाहर तो आप नहीं जा सकते ना। जी तो सर ये अब प्रोटेक्टिव बेल का सेक्शन भी 498 ही लिख लूँ फिर? हाँ जी, डेफिनेटली ये 498 ही होगा। इनको अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे ना, ये लंबे लंबे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये सर मैंने बहुत सर्च किया, मुझे नहीं मिला प्रोटेक्टिव मैं बेल आपको का सेंड कर सेक्शन ना। देता हूँ अभी इसका, इसकी ये मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो किसी भी वक्त आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, इनबॉक्स आपका नंबर आ जाएगा वहाँ पे व्हाट्सएप पे, मैं आपको ये कर दूंगा किसी भी वक्त, आज या कल मैं सेंड कर दूंगा।
जी सर। हाँ जी, और कुछ किसी का कोई सवाल? कसीर आलम, रिजवान, तारू खान, यासिर सरवर? नहीं सर, शुक्रिया, थैंक यू सो ओके जी, इंशाल्लाह कल आप लोगों ने 18 से 29 रीड आउट कर लेना है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं 9:30, 9:35, 36, 40 मिनट तक, मैक्सिमम 9:40। ठीक हो गया जी, 9:30 तक आप लोग तैयार रहा करें। ओके जी सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। मच।